नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं जेबी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, बात करें कि क्यों पढ़े हिंदी, क्योंकि जो हमारे एसएससी के सभी एग्ज़ाम हैं उनमें हमारी इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल के जो हमारे एग्ज़ाम हैं उनमें हमारी हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, और कितने सवाल आते हैं, बहुत बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा डाउट है कि हर क्वेश्चन पेपर में कितने सवाल पूछे जाते हैं। पूछे जाने का मतलब यह है कि यूपीएसआई, एसएससी जीडी, जैसे अगर मैं बात करूँ यूपीएसआई में हमारे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट, यूपीटेट, टेट और ऑल स्टेट। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी में हमारे 125 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। लेखपाल, पैट और फॉरेस्ट गार्ड, इनमें हमारा हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हमें जो है ना एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, कोई भी सिलेबस हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा एक एक नंबर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यूपीएससी और प्री मेन में भी हमारे हिंदी के क्वेश्चन देखे गए हैं, और यूपीएससी, एसएससी और अन्य एग्ज़ामों में भी हमारी हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सिलेक्शन से दूर करती है अगर हम तैयारी नहीं करते तो। ठीक है, सिलेबस क्या है, बहुत बच्चों के माइंड में ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि हमारे एग्ज़ाम में आता क्या क्या है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे एग्ज़ाम में आता क्या क्या है। ठीक है, ये हमारा हिंदी का सारा सिलेबस है, जो हर क्वेश्चन इन सवालों से, इन सिलेबस से बनता ही बनता है, और हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन भी देखे गए। वो हमारे डिपेंड करता है कि किस चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ वर्णमाला से हमारे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन भी देखे गए हैं, किसी में 2 से 4 भी देखे गए हैं। इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगर एग्जामिनर को पेपर का लेवल टफ करना है तो वो उस चीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा डालता है जिस टॉपिक में बच्चे की पकड़ कम रहती है। अगर सिलेबस मतलब जो हमारा एग्ज़ाम है हार्ड करना है, ठीक है, लेकिन जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो क्वेश्चन उतने ही पूछेगा। ठीक है, हिंदी में वर्णमाला में हमारे 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, हमारी संधि है, संधि से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ समास के भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और 3 से 4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं है, ना कोई सीमा कि कितने क्वेश्चन वो पूछ सकता है या पूछेगा। ठीक है, हमारे उपसर्ग प्रत्यय, इनसे भी 1 से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिलेबस जो है, जितने नंबर का सिलेबस आना है वो उसी के अंदर से उतने नंबर का ही आएगा। इनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय भी आएंगे, वर्तनी भी जरूरी है। जितने भी ये मैंने सिलेबस लिखे हैं ना, ये सब एग्जाम को ध्यान में रखे हुए सभी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि हिंदी, मैं आपको हिंदी इसी चैनल पढ़ाऊंगा जेबी स्टडी पॉइंट पर, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और मैं गारंटी से दावा कर सकता हूं कि अगर आपने हिंदी पढ़ ली ना मेरे से, तो आपका एक क्वेश्चन भी छूटने नहीं दूंगा। ये मेरी गारंटी है, और इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूँ। बस आप हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक है, तो वर्तनी क्वेश्चन जो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन भी आते हैं। संज्ञा से हमारे 2 से 3 और 1 से 4 क्वेश्चन कितने ही बन सकते हैं। ये सभी चैप्टर है ना, ये हमारे एग्जाम को ध्यान में रखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, कोई भी एग्जाम है वो हमारे सिलेबस में डिवाइड होता है। जैसे अगर मैं किसी में हमारे 4 सिलेबस भी होते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, तो हमें सभी में अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखनी है, क्योंकि हमें कोई भी चैप्टर या फिर सिलेबस नहीं छोड़ना। अगर छोड़ोगे तो आप अपने सिलेबस से और सिलेक्शन से दूर खुद ही जाओगे। उसके जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, आप खुद होगे, क्योंकि आप तैयारी नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है इसमें। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, और इससे आपको और आपके परिवार को ही नुकसान है। ठीक है, आप टाइम भी वेस्ट करो और पढ़ाई ना करो, उससे आपका नुकसान है। ठीक है, सर्वनाम जो है हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। विशेषण हमारे 1 से 2 क्वेश्चन भी, 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, क्रिया हमारे 1 से 2 या 2 से 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, अन्य अव्यय जो हमारे 2 से 3 भी आते हैं और 1 से 2 भी आते हैं, ये वाच्य। ठीक है, पानी ठीक है दोस्तों,
तो जो है ना इन सब का जो सबका वेटेज है ना सबका बराबर से ही रहता है, एक दो क्वेश्चन सभी में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम आने वाला है वो हमारा है सबसे जो पहला आने वाला है हमारा पैट, क्योंकि हमारा सितंबर में उसका एग्ज़ाम है और आप लोगों में से अधिकांश बच्चे पैट की ही तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पैट हमारा जो सितंबर में है, इससे हमारे उसके बाद ये एक टेस्ट है हमारा पैट जो है, ठीक है। तो जो पैट में जो अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जो देखे गए हैं, वो पहली बात तो हमारे मार्क्स जो है 5 नंबर का पैट में हमारा सिलेबस आता है हिंदी से, और वो जो 5 नंबर है ना, 5 नंबर हमारे सभी में से नहीं है, उनमें से सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों में से है। जैसा अगर मैं बात करूँ महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से, हमारी पहली बात तो सामान्य हिंदी में ही आते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी कौन कौन सी, संधि में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, संधि, विलोम शब्द और पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लिंग। इन 5 चैप्टरों में से पिछली बार भी जो हमारा प्रीवियस पेपर है पैट का, उसमें भी क्वेश्चन देखे गए हैं, और अब का अनुमान भी यही है कि इनमें से ही देखे जाने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है पैट में, पैट में क्या क्या सिलेबस आएगा, ठीक है। तो इसी उत्साह के साथ हम आपको, वैसे अभी टाइम है तो आप थोड़ा सा जो हमारा वर्णमाला चैप्टर है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, अभी ज़्यादा मिनट नहीं हुई, 5-10 मिनट हुई होगी, ठीक है। तो वर्णमाला ये चैप्टर जो है ना हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से बेसिक मान सकते हो किसी पेड़ की जड़। अगर आपने ये चैप्टर सीख लिया ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये चैप्टर आपके लिए कुछ मामूली चीज़ है, कुछ लगने का ही नहीं। ये लगेगा कि आपने, ये मान लो कि आप हिंदी पूरी सीख जाओगे और आपको यकीन तक नहीं होने का कि मैं हिंदी में बटे में से बटे नंबर बना रहा हूँ। एक जो महत्वपूर्ण है ना सबसे ज़्यादा वर्णमाला है, इस चैप्टर को आपको बहुत ही कंसेप्ट से, बहुत ही बेसिक लेवल से सीखना है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, सबसे पहली बात आती है वर्णमाला क्या है। तो दोस्तों वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा ये होती है कि वर्णों के परिभाषा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्ण क्या होता है, वर्ण आप जानते हो कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। बच्चे को पता है, छोटी क्लास से ही हमें बताया जाता है कि वर्ण 52 होते हैं हमारे हिंदी में। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश में आधे होते हैं, 26, ठीक है। वर्ण क्या है, वर्ण हमारे जैसे कै, ए, आ, ई, और हमारे कै, ख, ग, ये जो सभी होते हैं ना ये हमारे वर्ण होते हैं। तो वर्ण जो है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, इसका अर्थ क्या है वर्णों के, अगर हम बात करें कि इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, नहीं, ये हमारी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, ये बिल्कुल गलत है कि वर्णों के क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। एक बात बताओ, वर्ण ये भी है कै, अगर इसके बाद में लिख दूं मैं ए, आ, तो ये हमारा कोई क्रम थोड़ी ना है, लेकिन वर्ण है, वर्ण ये भी है, लेकिन इनका कोई क्रम नहीं है। तो जो हमारा क्रम में नहीं होते ना तो हम इसे वर्णमाला नहीं कह सकते। वर्णमाला का अर्थ है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये एक
व्यवस्थित क्रम है, जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे व्यंजन में आते कै, ख, ग, ये हमारे व्यवस्थित क्रम में है, एक क्रम में चल रहा है, तो हम जो है ना वर्णमाला इसे कहते हैं, ना कि इसे। तो इसकी डेफिनेशन तो ये हो सकती है कि वर्णों के क्रम को, मतलब वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये हमारी इससे बनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों इसी के साथ। तो बहुत बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं, ये पहले क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पहले हर सेट में पहला क्वेश्चन आते थे, लेकिन ये एग्जाम में पूछ के बिल्कुल घिस्सी क्वेश्चन बना दिए। क्या, कौन से क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है, वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। वर्ण जो है वर्ण, ठीक है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर का अर्थ क्या है? अक्षर का मतलब है, ए का तो अर्थ होता है, ए का अर्थ जो है अक्षर, ए का अर्थ है ना, और क्षर का मतलब है तोड़ना। अर्थात अक्षर मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। वर्ण है, वर्ण मान लो कोई ए है, इसे आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। आ है, इसे आप तोड़ सकते हो? कोई भी वर्ण है आप तोड़ नहीं सकते। अक्षर जो है ना, अक्षर मतलब वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अक्षर और वर्ण बराबर होते हैं, मतलब बराबर का मतलब यह है कि ये दोनों समान होते हैं, एक ही नाम है इनका, या तो अक्षर कह दो या वर्ण कह दो, ठीक है। ठीक है, वर्ण या ध्वनि। तो अब बात आती है कि वर्ण या ध्वनि, अगर क्वेश्चन में आता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर पेपर में वर्ण भी आ गया ध्वनि भी आ गया तो आप क्या लगाओगे? क्योंकि आ सकता है अगर वर्ण या ध्वनि दोनों चीज आएगी ना, तो वो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज जरूर करेगा। जरूर मतलब कैसे चेंज करेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा। वो पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। इसका ध्यान रखना है, लिखित पूछ रहा है मौखिक पूछ रहा है। अगर वो लिखित पूछता है तो हम बोलेंगे वर्ण। अगर वो लिखित, क्योंकि मौखिक और लिखित में क्या फर्क है, ठीक है। अगर मैं किसी को लिखता हूं, जैसा किसी वर्ण को लिखता हूं क्या, तो ये मेरा लिखित रूप है। अगर मैं इसका उच्चारण करूं या बोलूं तो इसका वो मौखिक रूप होगा, मतलब बोलने वाला रूप, ठीक है। इसमें पूछा है कि लिखित वर्ण, लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई हमारी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होगी, ठीक है। अगर मैं क्या को बोलता हूं तो मौखिक होगी, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई।
मौखिक इकाई जो होगी वो होगी हमारी ध्वनि, ध्वनि, ठीक है। वर्ण और ध्वनि पता चल गया। अगर मैं किसी वर्ण को बोलता हूं तो वो होगी मौखिक इकाई, अगर मैं लिखता हूं तो वो होगा मेरा वर्ण। अगर मैंने कोई अक्षर लिख दिया, अक्षर या वर्ण लिख दिया तो वो मेरी लिखित इकाई हो जाएगी। अगर मैं उसे बोलता हूं तो वो मेरी मौखिक इकाई हो जाएगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो बच्चे अधिकांश गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि लिखित इकाई पूछ रहा है, मौखिक इकाई पूछ रहा है, सार्थक इकाई पूछ रहा है या सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। इस चीज का अंतर आना हमें सबसे मेन जरूरी है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चनों को मतलब समझ नहीं पाने के ना, या उनका ये नहीं बेसिक कंसेप्ट नहीं पता कर पाने की कि वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, तो हम क्वेश्चन को गलत ही करके आएंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, इसे एक हाईलाइट से लिख लेना। सार्थक इकाई, सार्थक इकाई का मतलब क्या है। सार्थक इकाई का मतलब ये है कि जो अपने आप में अर्थ रखता हो, ठीक है, अर्थ रखता हो। अर्थ का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं वर्ण, वर्ण क्या है, ये अपने आप में कोई अर्थ रखता है, नहीं रखता, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूं क्या क्या, तो दूसरा भी ये बोलेगा कि क्या बोल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है अपना। अगर मैं बात करूं कि जैसे क्या, न, मैं, क्या, ये हमारा नमक शब्द है, ठीक है। नमक शब्द होया, नकल होया, कमल होया, इनका एक अपना अर्थ है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, ठीक है। ये एक वर्ण है, वर्णों का कोई अपना अर्थ नहीं होता। अगर मैं बात करूं ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, अगर मैं वर्णों को मिला दूं तो एक हमारा सार्थक शब्द बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं नमक की बात करूं, नमक हमारा सार्थक शब्द है जो अपने आप में अर्थ रखता है, और वर्ण जो है ये हमारा अर्थ नहीं रखता, ठीक है। तो मैं अगर मैं बात करूं सार्थक इकाई वो होती है जो अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ रखती है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होगी ना, वो हमारी शब्द होगी, ठीक है, शब्द। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित और मौखिक इकाई क्या होती है, ठीक है। और अब बात आती है कि वर्णमाला, वर्णमाला क्या है, ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला भी बता दी मैंने कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है, वर्णों को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन। वर्ण जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, अब बात आती है कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजन पे चलते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले
जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप, देखो इस पर ध्यान देना, ये क्या है? ठीक है, स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र रूप और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से, इन पर ध्यान देना ज़्यादा। ठीक है, कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब ये है कि जो किसी के सहारे से नहीं बोले जाते। अगर मैं बात करूं स्वर कितने होते हैं, स्वर की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। कि अगर मैं बात करूं विशेषता ये है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है, और बोलने के आधार पर हमारे स्वर जो है हमारे 10 होते हैं। ठीक है, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे हमारा ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, ओ, आओ। ये हमारे स्वर हैं। अगर मैं इन्हें बोलूं, उच्चारण करूं, तो ये इनके बोलने में ना हम किसी भी ना तो स्वर का ना व्यंजन का कभी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ए, आ, ई, ऊ, इन्होंने बोलने में मैं किसी भी व्यंजन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन जैसे कै, खे, गे, घे, ये हमारे व्यंजन ही हैं। अगर मैं बात करूं कै का अगर मैं उच्चारण करूं ना, कै का उच्चारण मैं कैसे करूंगा? कै बोलने पे जो है ना, कै की जो आवाज़ है ना वो मेरी कम है और ए की ज़्यादा है। तो जो हमारा कम उच्चारण में कम बोला जाता है उसे हम आधे से दर्शाते हैं, और जो हमारा पूरा बोला जाता है उसे हम पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका उच्चारण करूंगा, वर्ण विच्छेद कहते हैं जिसे। ठीक है, तो कै, चलूं ऐसे हम खे का करते हैं, खे प्लस ए, और गे का वर्ण विच्छेद करेंगे तो गे प्लस ए, और घे प्लस ए। ठीक है, जो ये आधे है ना, आधे को हम हलंत के साथ जरूर दर्शाते हैं। हलंत का मतलब ही यही है कि कोई जो वर्ण लिखा हुआ है ना वो हमारा आधा है, और जिसके नीचे हलंत नहीं होता वो हमारा पूरा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी जो वर्णमाला के जो ये 2 टॉपिक है कि वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, आज हम इस टॉपिक को यहीं करते हैं क्योंकि हमारे सर को क्लास लेनी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों।